हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से। अब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं। विपक्ष के विधायक दल की बैठक आज। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। विपक्ष ने अब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया है। इसी बीच रविवार को विपक्षी दलों ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें बजट सत्र की रणनीति तैयार की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष का चयन भी इस बैठक में हो सकता है। बजट सत्र के दौरान सदन में जैक पेपर लीक और जैक अध्यक्ष की नियुक्ति पर हंगामा होने के आसार हैं। बजट सत्र से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने भी रविवार को प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई है। राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राजद महागठबंधन सरकार का घटक दल है। सर्वदलीय बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बजट पर एक दिन की जगह 2 दिन तक डिबेट हो। अनुदान मांगों पर 11 दिन की बजाय 10 दिन बहस होगी। झारखंड सरकार 3 मार्च 2025 को सदन में बजट पेश करेगी। 4 और 5 मार्च को बजट पर बहस होगी। जैक 10वीं बोर्ड पेपर लीक मामले में 5 हिरासत में। जैक ने रिपोर्ट भेजी। एसआईटी या सीआईडी कर सकती है जांच। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गिरिडीह से 2 शिक्षकों और 2 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मधुपुर से प्रिंस कुमार को हिरासत में लिया गया है। प्रिंस का भाई कोचिंग चलाता है। इस बीच मैट्रिक के प्रश्न पत्र आउट होने और अब तक की जांच के संबंध में जैक ने शनिवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अपनी रिपोर्ट भेज दी। जैक ने अपनी रिपोर्ट में प्रश्न पत्र आउट होने और इसके बाद की गई कार्रवाई की जानकारी विभाग को दी है। जिलों में चल रही जांच की स्थिति की जानकारी भी शिक्षा विभाग को दी गई है। शिक्षा विभाग अब एसआईटी गठित करके या सीआईडी से इसकी जांच कराने की तैयारी कर रहा है। विभागीय स्तर पर इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद इसे गृह विभाग को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा या फिर सीआईडी को मामला सौंपा जाएगा। चेयरमैन की नियुक्ति जल्द नहीं हुई तो जेपीएससी भवन में करेंगे मुर्गी पालन। जेएलकेएम नेता की चेतावनी। झारखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की तत्काल नियुक्ति की मांग करते हुए छात्र संगठनों ने शनिवार को #जेपीएससी चेयरमैन अपॉइंट करो अभियान चलाया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि अगर सरकार ने तत्काल जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की तो वह जेपीएससी भवन में मुर्गी पालन शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, इस भवन को आलू प्याज का गोदाम बना देंगे और बेरोजगार छात्रों के लिए रोजगार का सृजन करेंगे। छात्र नेता ने कहा कि 6 महीने से जेपीएससी के अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है। इससे राज्य के छात्रों में भारी नाराजगी है। कहा कि झारखंड में आए दिन आयोग के खिलाफ आंदोलन जारी है। छात्र संगठनों ने शनिवार को ऑनलाइन डिजिटल कैंपेन चलाया जो सुबह से ही टॉप ट्रेंड में रहा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी, कम श्रम पर अधिक भुगतान। झारखंड में मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे श्रमिकों को कम मेहनत पर अधिक मजदूरी मिलेगी। नए मानकों के तहत अब 73 सीएफटी की बजाय 53 सीएफटी मिट्टी खुदाई पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय मानक 48 सीएफटी निर्धारित है। इस बदलाव की पुष्टि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने की है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने की मांग की थी, जिसे केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में भी उठाया गया था। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे झारखंड के श्रमिकों को लाभ मिलेगा। राज्य में कम मजदूरी के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक अन्य राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार मनरेगा के तहत प्रतिदिन 245 रुपये मजदूरी का भुगतान करती है, जिसमें झारखंड सरकार 27 रुपये अतिरिक्त जोड़ती है, जिससे कुल मजदूरी 272 रुपये होती है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस दर को बढ़ाकर कम से कम 350 रुपये करने की मांग की है, ताकि श्रमिकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके। महाकुंभ जा रही स्कॉर्पियो ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, 4 की मौत।
आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र स्थित दलुडीह बस गार्डन के ठीक विपरीत एक खड़े ट्रक को स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मारी है। घटना देर रात 1:30 बजे की है। इस घटना में 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि आधा दर्जन से अधिक के घायल होने की सूचना है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग प्रयागराज महाकुंभ के लिए निकले थे। इस दौरान पहले से कोलकाता दिल्ली 6 लेन मार्ग पर पहले खड़े ट्रक को तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। उसी वक्त उसके ठीक पीछे टाटा नेक्सॉन कार चालक ने भी संतुलन खो दिया और स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी, जिससे 4 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि नेक्सॉन कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हेमंत सोरेन को मिला शिव बारात में शामिल होने का आमंत्रण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शिव बारात में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। शनिवार को शिव बारात आयोजन महासमिति ने उन्हें आमंत्रित किया है। शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी रांची के कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पूजा के अवसर पर आयोजित शिव बारात में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सावित्रीबाई फुले योजना की लाभार्थियों को अब तक नहीं मिला भुगतान। सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 5,514 लाभार्थियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इस योजना के तहत कक्षा 8 से 10 तक की छात्राओं को 2,500 रुपये प्रति वर्ष और कक्षा 11-12 के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने थे, ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। लेकिन फंड की कमी के कारण कई किशोरियों को उनकी राशि नहीं मिल पाई है। बजट का सही तरीके से आवंटित नहीं किए जाने और प्रशासन की लापरवाही के कारण योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। आगे उन्होंने कहा कि राशि भुगतान में देरी से गरीब और ज़रूरतमंद छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हेमंत सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं। लाभार्थियों तक समय पर लाभ नहीं पहुंचने के कारण इसका उद्देश्य ही विफल हो गया है। राज्य सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जरूरतमंद छात्राओं को उनका हक समय पर मिल सके। प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर हजारीबाग में भी प्रशासनिक दबिश। विभिन्न कोचिंग सेंटर का किया निरीक्षण। मैट्रिक एग्जाम पेपर लीक मामले को लेकर पूरे राज्य भर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में हजारीबाग के विभिन्न कोचिंग सेंटरों का जिला प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया है। साथ ही छात्रों से वार्ता भी की गई है। जिला प्रशासन इस बात को लेकर निरीक्षण कर रही है कि पेपर लीक मामले में हजारीबाग से तो कोई कनेक्शन नहीं है। कोडरमा में जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद से विभिन्न कोचिंग सेंटरों पर विशेष रूप से नज़र रखा जा रहा है। हजारीबाग का कोर्रा, मटवारी, बाबू गांव कोचिंग सेंटर छात्रों का हब माना जाता है, जहां 30,000 से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष निरीक्षण अभियान विभिन्न कोचिंग सेंटर पर चलाया है। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया। एक ही मोहल्ले से 3 लोगों की निकली अर्थी। महाकुंभ से लौटते वक्त सड़क हादसे का हुए थे शिकार। हजारीबाग निवासी 7 लोगों के शवों का शनिवार को अलग अलग समय पर अंतिम संस्कार किया गया। इनमें से कटकमसांडी प्रखंड के एक पिता और बेटे की अर्थी एक साथ उठी। इसके बाद पड़ोसी मतिया देवी का शव भी निकाला गया। तीनों शवों को एक साथ श्मशान घाट ले जाया गया। इसके अलावा हजारीबाग के नवादा निवासी अन्य मृतकों के शवों का भी अंतिम संस्कार किया गया। सभी लोग कुंभ स्नान से लौट रहे थे और 20 फरवरी को उनकी गाड़ी जौनपुर यूपी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में हजारीबाग के 10 लोग सवार थे, जिनमें से 7 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। सभी लोग 16 फरवरी को कुंभ स्नान के लिए हजारीबाग से प्रयागराज गए थे। चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक,
यात्रियों ने सीपीआर देकर बचाई जान। गढ़वा से रांची जा रही एक बस के ड्राइवर को हार्ट अटैक आने की घटना सामने आई है। ड्राइवर का नाम वीरेंद्र पांडेय है। जानकारी के अनुसार वह गढ़वा से रांची की ओर यात्रा कर रहा था और बस स्टैंड से निकलने के करीब आधे घंटे बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। उस समय बस की स्पीड लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी और वह टहल्ले नदी के पुल को पार कर रहा था। ड्राइवर को अचानक सीने में दर्द हुआ और वह बस चलाते हुए गिर पड़ा। बस में उस समय करीब 50 से 60 यात्री सवार थे। ड्राइवर के गिरने के बाद यात्रियों ने मिलकर उसे सीपीआर दिया और उसकी जान बचाई। इसके बाद उसे मेदिनीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद दूसरी बस से यात्रियों को रांची भेजा गया। रामगढ़ में अवैध नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में नकली शराब समेत 12 अपराधी गिरफ्तार। रामगढ़ जिला पुलिस ने नकली विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। हजारों खाली बोतल के साथ साथ अलग अलग ब्रांड के हजारों विदेशी नकली शराब भी जब्त किया है। शुक्रवार रात पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ की मौजूदगी में पूरी रात छापेमारी हुई है। छापेमारी में अब तक शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त 12 अपराधियों, 2 लग्जरी गाड़ी, 1 बुलेट और 1 मालवाहक टेम्पो के साथ कई अन्य सामग्री को जब्त किया गया है। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को जानकारी मिली थी कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के गड़के में अवैध विदेशी शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार 3 दिनों तक पूरी टीम अवैध शराब के कारोबार से जुड़े कारोबारी और अवैध रूप से एक घर में बना रहे नकली विदेशी शराब के आसपास रेकी की। गड़के में यूनिवर्सिटी के पीछे बने एक विशाल मकान में अवैध विदेशी शराब को अलग अलग ब्रांड के बोतलों में पैक कराकर सिंडिकेट बनाकर नकली शराब को बिहार भेजा जा रहा था। पिठोरिया थाना पहुंचे एसएसपी, थाना प्रभारी को किया सस्पेंड। पिठोरिया के थाना प्रभारी गौतम राय को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सस्पेंड कर दिया है। ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता और लापरवाही के कारण यह कार्रवाई की गई है। दरअसल एसएसपी को लगातार पिठोरिया थाना के बारे में शिकायतें मिल रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी बीती देर रात पिठोरिया थाना पहुंच गए। ड्यूटी के दौरान थाना में किसी को न पाकर वह चौंक गए। थाने की स्टेशन डायरी तक सही से मेंटेन नहीं की जा रही थी। चंदन सिन्हा ने थाना में और भी कई खामियां पाई, जिसके बाद थानेदार गौतम राय को सस्पेंड कर दिया। एसएसपी ने थानेदार गौतम राय को घोर लापरवाह, अनुशासनहीन, कर्तव्यहीन और एक अयोग्य पुलिस पदाधिकारी बताया। साथ ही कहा कि कोई भी पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य ठीक से नहीं निभाएगा, काम में लापरवाही करेगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। राधाकृष्ण किशोर दिशा की बैठक में हुए शामिल कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शनिवार को समाहरणालय सभागार पलामू में आयोजित दिशा की बैठक में शामिल हुए। सांसद विष्णुदयाल राम की अध्यक्षता में इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों की स्थिति पर चर्चा की। साथ ही नए पुलिस लाइन निर्माण और बस स्टैंड को शहर से बाहर बनाने को लेकर अपनी बात प्रमुखता से रखी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए ताकि पलामू जिले के नागरिकों को अधिकतम लाभ मिल सके। एयर इंडिया की सेवाओं की शिवराज सिंह ने खोली पोल, बोले यात्रियों के साथ हो रहा धोखा। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की सेवाओं की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा है कि एयर इंडिया यात्रियों के साथ धोखा कर रही है। उनसे यात्रा का पैसा तो पूरा वसूलती है, लेकिन सेवाओं के नाम पर उन्हें टूटी सीट आवंटित करती है। दरअसल वह शनिवार को भोपाल से दिल्ली जा रहे थे। कृषि मंत्री ने दिल्ली जाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट में टिकट बुक की थी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को टूटी सीट आवंटित हुई। इसके संबंध में उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में उन्होंने एयर इंडिया की सेवाओं पर जमकर निशाना साधा। गुमला में 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आया बिजली मिस्त्री, मौत। गुमला जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कामाडरा प्रखंड के कुलुबुरु गांव में एक बिजली मिस्त्री की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय मधुसूदन सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गांव में पिछले 3-4 दिनों से बिजली नहीं थी।
मधुसूदन इसे ठीक करने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था। इसी दौरान 11,000 वोल्ट की तार से करंट का झटका लगा। स्थानीय लोगों ने बिजली काटकर उसे नीचे उतारा और बसिया उप स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मधुसूदन अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चे छोड़ गए हैं। बीजेपी का बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित प्रदीप वर्मा ने कहा, भारत तीसरा सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। भाजपा रांची जिला ग्रामीण ने सिल्ली स्थित धर्मशाला में बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण जिला अध्यक्ष विनय महतो धीरज ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा उपस्थित थे। डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश किया है, वह बजट देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक पटेल पर जबरदस्त उछाल देने वाला बजट है। यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के सपने को साकार करता है। अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध करने वालों पर भड़के देवघर एसडीओ, पुलिस को दिया कार्रवाई का आदेश। देवघर जिले में महाशिवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसे देखते हुए देवघर शहर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न चौक चौराहों पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को तोड़ा जा रहा है। वहीं वर्षों से जर्जर भवनों को भी तोड़कर समतल किया जा रहा है, ताकि महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात निकलने में किसी तरह की बाधा न आए। प्रशासन की कार्रवाई पर लोगों में नाराजगी भी नजर आई। वे हंगामा करने लगे, जिसके बाद एसडीओ भी भड़क गए। देवघर शहर के टावर चौक, फुट ओवर ब्रिज गली, सरदार पंडा लेन, सिंह दरवाजा के अलावा विभिन्न चौक चौराहों पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान फुट ओवर ब्रिज के पास जिला प्रशासन को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। धनबाद स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कोई शौचालय तो कोई खिड़की पर बैठकर कर रहा यात्रा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और इस दिन महाकुंभ में अमृत स्नान भी है। श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। धनबाद स्टेशन की बात करें तो प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली है। प्लेटफार्म में क्षमता से अधिक यात्री पहुंच गए। रेलवे प्रशासन माइकिंग कर यात्रियों को ट्रेन आने पर संभल कर सफर करने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं कुछ यात्री तो ट्रेन के टॉयलेट में भी बैठे नजर आए। धनबाद स्टेशन पर महाकुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफार्म पहुंचने पर आपाढापी करते यात्री ट्रेन में चढ़ने के प्रयास करते दिखे। कोई दरवाजे से चढ़ा तो कई लोगों ने खिड़की को ही रास्ता बना लिया। कई ऐसे यात्री थे जो भीड़ के कारण ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। कुछ बोगी के गेट बंद होने के कारण कुछ यात्रियों की ट्रेन छूट गई। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों ने राजधानी एक्सप्रेस में भी चढ़ने की कोशिश की। कई यात्री दरवाजे पर ही लटक कर यात्रा करते दिखे। कुछ शौचालय में ही बैठ गए। कई खिड़की पर ही बैठकर यात्रा करते दिखे। ट्रेन की शौचालय में सफ़र करने वाले यात्री ने कहा कि कहीं भी जगह मिल जाए, हमें तो बस महाकुंभ जाना है। मैट्रिक की 2 विषयों की परीक्षा रद्द होने से छात्र परेशान। पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। जैक बोर्ड की 10वीं की हिंदी और विज्ञान की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द होने से परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की टेंशन बढ़ गई है। आज संस्कृत की परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सरकार से सवाल किए और प्रश्न पत्र लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। आपको बता दें कि इससे पहले 18 फरवरी को हिंदी और 20 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा हुई थी। 20 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा संपन्न होने के बाद जब इस बात की पुष्टि हुई कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए प्रश्न पत्र परीक्षा में मिले प्रश्न पत्र से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तब जैक बोर्ड ने दोनों विषयों की परीक्षा रद्द कर दी। जैक की ओर से कहा कि इन दोनों विषयों की परीक्षा दोबारा ली जाएगी। आज संस्कृत की परीक्षा देने आए छात्रों ने कहा कि 2 विषयों की परीक्षा रद्द होने से उनकी काफ़ी परेशानी बढ़ गई है। एक तरफ उनकी सालों की मेहनत बेकार चली गई, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा होने से उनकी कई प्लानिंग को भी धक्का लगा है। ओडिशा से रामगढ़ जा रहे ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के जोराम घाटी में शनिवार को एक ट्रक में आग लग गई। ट्रक में चावल लदा हुआ था।
ओडिशा के संबलपुर से चावल लेकर ट्रक ठेठई टांगर के रास्ते रामगढ़ की तरफ से जा रहा था। इसी क्रम में अंबापानी रोड में जोराम घाटी के पास ट्रक के तेल पाइप में ऑयल लीक करने से आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रक के ड्राइवर रूपेश भारती और खलासी ने किसी तरह ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रक का केबिन और इंजन धूं कर जल गया। घटना के बाद पहुंची दमक्कल की गाड़ी ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक ट्रक के इंजन, केबिन और काफ़ी मात्रा में लादा चावल जलकर बर्बाद हो गया था। कर्णडीह में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का पुनः शिलान्यास, 90 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। जमशेदपुर कर्णडीह स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पुनः निर्माण कार्य का शनिवार को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। पोट का विधायक संजीव सरदार ने स्टेडियम का विधिवत शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टेडियम का शिलान्यास पहले भी 2 बार हो चुका था, लेकिन विभिन्न कारणों से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खेल मंत्री के अनुरोध पर यह कार्य शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांचा गांव के पास 90 लाख की लागत से एक स्टेडियम निर्माण होगा। साथ ही बागबेड़ा, कर्णडीह व सुंदरनगर क्षेत्र की जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए जल्द ही 100 करोड़ की लागत से रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा। इस रिंग रोड के बनने से लोग सुंदरनगर कुदादा क्षेत्र से ही वैकल्पिक रोड को पकड़कर सीधे स्टेशन को पहुंच सकेंगे। बाबूलाल मरांडी ने हफीजुल हसन के महाकुंभ को लेकर टिप्पणी पर जताई नाराजगी, पुलिस से कार्रवाई का किया आग्रह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन और इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि महाकुंभ पर्व सनातन हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। पूरा देश इस समय प्रयागराज के पवित्र संगम में स्नान और महाकुंभ के दिव्य वातावरण, संत महात्माओं के दर्शन कर जन्म जन्मांतर का पुण्य फलीभूत करना चाहता है, लेकिन झारखंड सरकार के 2 मंत्री हफीजुल हसन और इरफान अंसारी महाकुंभ के बारे में भ्रामक टिप्पणी कर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों का अपमान कर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। रांची में पहली बार बनेगी 10 लेन की सड़क, 301 करोड़ रुपए होगी कुल लागत। रांची में पहली बार 10 लेन की सड़क बनाई जाएगी, जिसकी कुल लागत करीब 301 करोड़ रुपए होगी। यह सड़क धुरवा के विवेकानंद स्कूल के नयसराय होते हुए रिंग रोड तक बनेगी। इस सड़क के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है और DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तकनीकी मंजूरी मिल गई है। यह सड़क आधुनिक तकनीकी से बनेगी और पूरी तरह ट्रैफिक मुक्त होगी। मुख्य सड़क 6 लेन की होगी, जिस पर VVIP, VIP और अन्य बड़े वाहन चलेंगे। सड़क के दोनों ओर 2-2 लेन की सर्विस रोड होगी, जिससे छोटे और अन्य निजी वाहन आ जा सकेंगे। सड़क के किनारे पर साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा, जिसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इनसे बिजली उत्पन्न होगी, जिससे सड़क पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और बैठने की जगह भी बनाई जाएगी, जिससे सड़क सुंदर और सुविधाजनक होगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ, विधानसभा चुनाव में उपयोग किए गए वोटर लिस्ट से ही होगी वोटिंग। झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता दिख रहा। दरअसल शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य में नगर निगम और निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग का पक्ष सुना। भारत निर्वाचन आयोग के शपथ पत्र को देखने के बाद अदालत ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उपयोग किया गया वोटर लिस्ट ही अपडेट वोटर लिस्ट है, जिसके आधार पर नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट मिल गई है, उसके आधार पर वह चुनाव में आगे बढ़ेगा। वार्डवार वोटर लिस्ट अलग कर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। वार्डवार वोटर लिस्ट तैयार करने में कम से कम 75 दिन का समय लगेगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गदोड़िया ने पैरवी की, जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग को अप टू डेट वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सहमति जताते हुए कोर्ट को बताया गया कि इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा अप्रैल के अंत तक होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग शहरी निकायों के चुनाव की तैयारी में जुट गया है, जिसके तहत भारत निर्वाचन आयोग से उपलब्ध कराए गए वोटर लिस्ट को वार्ड आधार पर विखंडित करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा वार्डों के गठन की भी प्रक्रिया चल रही है। जेपीएसएससी अध्यक्ष का पद 6 माह से खाली, अंबा प्रसाद ने सीएम से मिलकर सौंपा पत्र। जेपीएसएससी अध्यक्ष का पद 6 माह से खाली है। 22 अगस्त 2024 को डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा के रिटायर होने के बाद अब तक जेपीएसएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इसको लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और वार्ता कर एक पत्र सौंपा। पत्र के जरिए अंबा प्रसाद ने जेपीएसएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ जेपीएसएससी और जेएसएसएससी की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की भी मांग की है। इसकी जानकारी अंबा प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव ने अपने पोस्ट में लिखा कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति और जीपीएससी व जेएसएससी की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलकर वार्ता कर पत्र सौंपा। कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही देरी से लाखों युवाओं के भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार ने पहले ही यह प्रस्ताव पास किया है कि 1 महीने के भीतर जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, जिससे राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को उनका हक मिल सके। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की सीआईडी जांच पूरी, जल्द अदालत में पेश की जाएगी रिपोर्ट। झारखंड में चर्चा का विषय रहे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। इसके साथ ही रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, जो अब अदालत में पेश की जाएगी। इसके बाद अदालत इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि यह पूरा मामला पिछले साल 21 और 22 सितंबर को आयोजित की गई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से संबंधित है। इस परीक्षा के दौरान राज्य भर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। इस मामले में कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि पेपर लीक की घटना परीक्षा से पहले हुई थी, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण इसका खुलासा नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि इस मामले में रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद सीआईडी ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। फिर मामले की जांच करने के लिए तत्कालीन सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने संध्या रानी मेहता के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की थी। फिलहाल इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।